वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। अभी तक हम 1950 से लेकर के 1956 तक का सारा डेटा ईयरली क्लब करके देख चुके हैं। तो आज जो वर्ष हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ष 1957। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था, देश में चुनाव होने वाले थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ईयर। सबसे पहले अगर देखें तो ये देश के सेकेंड जनरल इलेक्शन थे, यानी दूसरे आम चुनाव थे। पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ था और ये जो सेकेंड आम चुनाव है ये हुआ है 1957 में। ठीक है, उस समय पर कुल लोकसभा सीटों की संख्या 505 थी, 505 कुल लोकसभा सीटें थी। चुनाव हुए, है ना। उस चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस को 371 सीटें मिली और भाजपा को 27 सीटें मिली। भाजपा ये नई पार्टी कौन सी है, इसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ, बात करते हैं इसके बारे में। भाजपा का मतलब हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये देश के डिफरेंट क्षेत्रों में कई सारी सीटों पर चुनाव जीते थे। अगर हम बात करें कि ये भाजपा जो है ना, ये कैसी पार्टी क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो कई सारे विधानसभा राज्यों में एक साथ चुनाव हुए, उनमें एक राज्य केरला भी था। ठीक है, केरल में भी चुनाव हुए, तो केरल में ये विनिंग पार्टी बन के उभरी थी। केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, ये चुनाव जीती थी। ये बात याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें, ये मार्क्सिस्ट हैं, यानी मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, लेनिनवादी विचारधारा के लोग हैं। इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये रहता है कि पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है ना वो कहाँ फॉर्म हुई थी। कम्युनिस्ट का मतलब हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं साम्यवादी सरकार। ठीक है, तो भारत में देश की पहली साम्यवादी सरकार 1957 में केरला में बनी थी। ठीक है, तो केरल बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हुआ था उस पूरे चुनाव के अभियान में। ठीक है, तो ये फैक्ट है, बार बार एग्जाम में आया है, रेलवे ने बहुत बार पूछा है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में दिखा है। पहली साम्यवादी सरकार केरल में बनी। ठीक है, यह सरकार मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये बहुत एग्जाम में आता है, बार बार दिखाई पड़ता, हर एग्जाम में दिख जाता। तो एम एन रॉय जो है ना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ऑब्वियस है, कांग्रेस को अधिकांशतः सीटें मिली थी, है ना, लगभग 48% के आसपास इनका वोट शेयर भी था, है ना, तो सबसे बड़ी विनिंग पार्टी थी वो। प्रधानमंत्री जो है ना पुनः जवाहरलाल नेहरू जी नियुक्त किए गए। भारत में प्रधानमंत्रियों को की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे इलेक्ट नहीं होता हमारे यहाँ पर, तो राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। इस 1957 में जो घटनाक्रम हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उनको जरा देख लेते हैं। अगर हम पहली घटना की बात करें जो 1957 में घटित हुई थी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया। जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है ना, उसे हमने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने की डेट काफी महत्वपूर्ण है। डेट क्या है? 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च क्या रोल है इस घटना का? तो अगर हम देखें, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है, सामान्य अगर कोई वर्ष है तो ये 22 मार्च को स्टार्ट होता है, पहला दिवस इसका स्टार्ट होगा वर्ष का। अगर लीप ईयर पड़ता है ना, तो लीप ईयर्स में पहला दिवस जो है ना वो 21 मार्च को स्टार्ट होता है। बस यही मूल कारण था कि 22 मार्च को इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, तो ये चैत्र महीना जो है ना ये पहला महीना माना जाता है। आगे अगर हम बात करें कि ये जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ था, एक शासक रहे हैं बहुत अच्छे, तो उनके राज्याभिषेक के पर समय पर ये लागू किया गया था। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, हमारे यहाँ पर कई सारे कैलेंडर चलते हैं, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला। उसके अलावा हमारे यहाँ कैलेंडर जो है ना, एक आपने सुना होगा विक्रमी संवत, यहाँ पर साइड में मैंने डेटा डाला हुआ है, जो विक्रमी संवत है। ठीक है, ये जो विक्रमी संवत कैलेंडर है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें याद रखने का, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे दिख रहा था क्वेश्चन बार बार, ये पूछते हैं कि शक संवत में और विक्रमी संवत में कुल मिलाकर कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, कितने वर्षों का अंतर है? तो याद रखिएगा, शक संवत जो है ना वो ईस्वी में आया था, यानी जो ईसा के बाद की घटनाएं है ना, उस समय पर इस कैलेंडर लॉन्च किया गया था 78 सालों बाद। लेकिन विक्रमी संवत जो महाराजा विक्रमादित्य थे ना, उन्होंने लॉन्च किया था इसको, तो ये ईस्वी से 57 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो दोनों में कुल मिलाकर के जो अंतर है ना, डिफरेंस है, वो 78 ईयर्स और प्लस 57 ईयर्स का बनता है। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं, चूंकि एक घटना ईस्वी बाद की और एक घटना ईस्वी पूर्व की है। ठीक है, विक्रमी संवत को 57 ईस्वी पूर्व बोलते हैं और शक संवत को 78 ईस्वी बोला जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो भारत के अलावा अन्य कई सारे देशों में ये कैलेंडर जो है ना उपयोग में लाया जाता है, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, जावा हो गया, बाली हो गया इंडोनेशिया का, फिलीपींस हो गया। इनके कुछ इलाकों में जहां पर लोग हिंदू रीति रिवाजों से या हिंदू फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, तो वहां पर ये जो कैलेंडर है ना काफी वैल्यूबल हो जाता है, वहां के लोग इस कैलेंडर को अडॉप्ट करके रखे हुए हैं। तो अगली घटना में आ जाते हैं। अगली घटना जो है ना, वर्ष 1957 में दशमलव मुद्रा प्रणाली का हम लोगों ने प्रारंभ किया भारत में। दशमलव मुद्रा प्रणाली क्या है?
हुआ ये था कि पहले हमारे यहाँ पर भारत में रुपए की जो इकाई है ना, वो अलग तरीके से डिसाइड की जाती थी। पहले क्या होता था कि रुपए जो है ना, आना, पाई, इस प्रकार की मुद्रा चलन में थी। मतलब आप में से जो लोग शायद पढ़ा होगा अभी या देखा होगा, 50 पैसे का सिक्का होता था, ठीक है। जो 50 पैसे का सिक्का था, इसे हम लोग बोलते थे 8 आना। क्या बोलते थे? इसे 8 आना कहा जाता था। अगर 50 पैसे 8 आना है तो सिंपल सी बात है कि 1 रुपए जो है ना, वो 16 आना रहा होगा, ठीक है। तो यानी उस समय पर 1 रुपए के 16 टुकड़े किए गए थे, ठीक है। 16 उप इकाइयों में बांटा गया था। 25 पैसे को 4 आना कहते थे, ठीक है। तो आना, पाई, इस प्रकार की करेंसी, इस प्रकार की जो कॉइन्स थी, जो हमारे यहाँ 1 रुपए का नोट था, इन सभी को उप इकाइयों में बांटा गया था। तो जो बांटने की उप इकाई थी वो थी हमारी आना और पाई। ये घटना 57 से पहले की है। लेकिन वर्ष 1957 में क्या किया गया कि 1 रुपए को 100 उप इकाइयों में बांट दिया गया। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है हमारी फाइनेंशियल जो सिस्टम है, मुद्रा प्रणाली है, उसके बारे में। कुछ और फैक्ट है, जैसे रुपए का चलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शेर सूरी के द्वारा रुपए का आरंभ शुरू किया गया था। रुपए का जो आरंभ है, चलन, ये शेर सूरी ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था। एक और भी क्वेश्चन आता है कि रुपए का जो सिंबल है ना, जो वर्तमान समय में ये सिंबल हम लोग देखते हैं, तो ये सिंबल जो है ना, इसका डिजाइन किसने पेश किया था? तो ये जो डिजाइन है ना, ये सुझावित किया गया, सजेस्ट किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा, ठीक है। IITian है, मुंबई IIT से ही संबंधित थे। इन्होंने आई थिंक वर्ष 2008 में इसको सुझावित किया था और ये अपनाया गया था। ओके, अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो है ना, वो वियना में है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वहाँ पर एक शहर है, कैपिटल सिटी इनका है, जिसको कहते हैं वियना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ से ऑपरेट करते हैं। कार्य क्या है इनका, क्यों महत्वपूर्ण है? इनका उद्देश्य केवल इतना है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का जो है ना, वो शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए, यानी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए जाए, बल्कि परमाणु ऊर्जा का विद्युत या किसी अन्य चीज के लिए प्रयोग में लाया जाए, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करने का कार्य इन्हीं का है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अगला है सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार 1957 में आरंभ किया गया था, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। साइंस की फील्ड में दिया जाने वाला भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर कौन है, इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जो है ना, ये हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे भारत का एक सबसे बड़ा जो R&D संस्थान रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं CSIR, ठीक है। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। यानी CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। इसके ये संस्थापक भी थे, उसके अलावा निदेशक भी थे, उसके अलावा और भारत के महान वैज्ञानिक तो थे ही, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वर्ष 1957 से पुरस्कार प्रारंभ किया गया था और CSIR के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने इसके जो क्राइटेरिया देखे ना, वो ऑसम थे एकदम। मतलब कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, किसको ये पुरस्कार मिलेगा, क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, किन को मिलेगा, तो इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। जैसे योग्यता की बात करें तो कोई भी वैज्ञानिक जो लगातार पिछले 45 वर्षों से वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को ही केवल इस पुरस्कार के लिए कंसिडर किया जाता है। अच्छा, पात्र की बात करें कि किन लोगों को मिलता है, क्या दुनिया में सभी लोगों को मिलता है? नहीं। पात्र की बात करें तो ये जो है ना, सभी भारतीयों को, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों को, उसके अलावा प्रवासी भारतीय NRI, यानी ये जो बाहर से जाकर कहीं, यहाँ से जाकर बाहर कहीं काम करते हैं, या फिर जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, POI कह लो या OCI कह लो, ओवरसीज जो हमारे इंडियन हैं, इन सभी को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ये सभी लोग उसके पात्र बनते हैं, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अमाउंट एग्जाम में क्यों आता है बार बार, है ना। होना ही चाहिए कि ये जो सम्मान है ना, इसमें जो प्रशस्ति पत्र मिलता है उसमें क्या लिखा होता है या क्या है वो, उसके बारे में जानना चाहिए शायद। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना, इनको दोनों को कोरिलेट करके लर्न करिएगा तो बड़ी आसानी रहेगी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उसी वर्ष दिया गया था जिस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई, रमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं। इसके अलावा इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, हम सब जानते हैं। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में ही पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बनता रहता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसकी फील्ड जो है ना, वो है सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, यानी आम जनमानस के विकास के लिए कार्य करता है, उत्थान के लिए कार्य करता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अमाउंट की बात करें तो इसमें $50,000 मिलता है। पैसा जो है ना, वो कितना मिलता है? $50,000 USD मिलता है, यानी डॉलर दिया जाता है, अमेरिकन डॉलर दिया जाता है।
किस सरकार ने यानी कौन कंट्री इसको देता है या कहाँ स्टार्ट किया गया, तो फिलीपींस की गवर्नमेंट जो है ना इस पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरित करती है। पहले अगर विजेता की बात करें तो इसके जो प्रथम विजेता है वो वर्ष 1958 में आचार्य विनोबा भावे बने थे। ठीक है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम है आचार्य विनोबा भावे, तो सबसे पहले विजेता जो है ना वो आचार्य विनोबा भावे थे। अगला देख लेते हैं स्पुतनिक फर्स्ट। ये जो समय था ना 1957 का, ये स्पेस रेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस समय पर स्पेस रेस लगी हुई थी और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली थी। जैसे हम लोग आज फोन के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सेटेलाइट की मदद से हो पा रहा है। तो दुनिया का जो पहला सेटेलाइट था ना पूरे विश्व का, जिसको स्पुतनिक फर्स्ट कहते हैं, ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च करने वाला जो कंट्री था वो था सोवियत यूनियन। उस समय पर अमेरिका में और सोवियत यूनियन में स्पेस वॉर चल रही थी। ठीक है, कि कौन सबसे पहले स्पेस में जो है ना सेटेलाइट भेजेगा या ज़्यादा तरक्की कर लेगा, इस बार इसको लेकर के होड़ मची हुई थी दोनों कंट्रियों में। तो सेटेलाइट कुछ इस तरीके से जो है ना पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं, कृत्रिम सेटेलाइट हैं, इनको हम सब देखते हैं, जानते हैं, पता होगा इनके बारे में। विश्व का पहला सेटेलाइट था। ठीक है, अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया गया था, तो ये टर्निंग पॉइंट बना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। ये भी घटना जो है ना आज तक एग्जाम में पूछी जाती है, जबकि यह संविधान जो है ना अब तो खारिज भी हो गया, पर फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में भी दिखे हैं। मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। वर्ष 1957 में जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान लागू किया गया। हालांकि हमारा संविधान जो है ना वो 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, पर जम्मू कश्मीर संविधान जो है ना ये 1957 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, जो संविधान 1957 में लागू किया गया था, उस संविधान का जो मसौदा था ना, ये किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर इनका नाम था, जिन्होंने इसका या जो ड्राफ्ट था ना, मसौदा था इसका, वो तैयार किया था। तो तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था। अगर हम बात करें आज की स्थिति, तो आज की स्थिति क्या है कि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान लागू नहीं है। जो भारत का संविधान है वही जम्मू कश्मीर का भी संविधान है। आपको पता होगा, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, है ना। ये नारा जो है ना करंट जो पार्टी है वो बार बार लगाती रही है। 5 अगस्त 2019 वो दिवस है जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। ठीक है, इसको लेकर के बिल जो था वो संसद में पेश किया गया था और उसके बाद फिर ये राज्यसभा में गया। उसके बाद में फिर ये आगे जाकर के राष्ट्रपति महोदय ने इस पर दस्तखत किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। याद रखिएगा, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था तो उसका जो फर्स्ट वाला क्लॉज है उसको छोड़ करके से सभी क्लॉज को रिमूव किया गया था। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 370 आज मौजूद नहीं है, आज भी मौजूद है, पर उसका फर्स्ट वाला क्लॉज मौजूद है जिसमें ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये क्लॉज आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी मौजूद है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसके बारे में जानिए थोड़ा सा, ये एग्जाम में बहुत आता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना करी गई थी वर्ष 1957 में। ठीक है, बहुत सारे जो शिप्स वगैरह है ना, इनकी डिजाइनिंग करने का काम करते हैं। क्या पर्पस क्या था इसका? देखो, आपको पता है कि भविष्य जो है ना वो नेवल के साथ में, नेवल फोर्सेस के साथ में पूरी दुनिया का भविष्य है। क्योंकि जितना भी कार्गो है ना वो सब समुद्र के मार्ग से आता है, सस्ता चीप भी पड़ता है ना। और ट्रांसपोर्टेशन दो देशों के बीच में, जो काफ़ी दूर दूर हैं देश, तो उनके बीच में सबसे अच्छा माध्यम जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का वो वाटरवेज ही माना जाता है। तो नेवल फोर्स है वो सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है वर्तमान समय में। उस समय पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, इसे देख लेते हैं। ठीक है, पर्पस ये था कि ये बहुत सारी चीज़ों को डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? जैसे फ्रिगेट्स बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाएंगे। उसके अलावा फास्ट अटैकिंग क्राफ्ट बनाएंगे, जब तेजी से कहीं अटैक करना हो तो उसको लेकर जो क्राफ्ट चाहिए होते हैं वो बनाएंगे। सर्वे वेसल जो निगाह बनाकर रखें। प्राइवेट शिप्स, ठीक है, टूरिज्म को लेकर के या लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना, तो ये डिज़ाइन करते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग भी यहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उसके अलावा रिपेयरिंग भी यहाँ पर होती है। ये सारे के सारे काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में होते हैं। ह्यूज कंपनी है भारत की। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार दिखता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर ईयर में घटनाएं ऐसी बहुत सारी नहीं थी जो मुझे पढ़ानी होती है। आपको पढ़ाने के लिए तो एक साल में रोज ना कुछ तो हुआ ही होता है, पर केवल वही घटनाएं मैं टच कर रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, है ना। अगर आप कुछ समय से जीएस को फॉलो कर रहे होंगे या कुछ समय से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इन क्वेश्चनों को देखा होगा बार बार। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट।